हेलो, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है। हमने पिछले लेक्चर में देखा था क्या होता है हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लेकिन उसको थोड़ा सा एक बार देखना ज़रूरी है सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझने के लिए। तो बच्चों, होता क्या है, मान लीजिए ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, यानी एक बॉल है, ठीक है। कॉस्को की बॉल है हमारी ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यानी ये रेस्ट में है, यानी एक बॉल है जो रेस्ट पर है, जो हिल नहीं रही है। हमने क्या किया, एक अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स इसको ऊपर लगाई। जैसे ही हमने इस बॉल के ऊपर बाहर से फोर्स लगाई तो क्या हुआ, इस बॉल के अंदर होने लग गई मूवमेंट। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट हैज़ टेंडेंसी टू रिमेन इन रेस्ट और इन मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। यानी अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगा, रेस्ट पर है तो वो रेस्ट में रहेगा। और हमने इनर्शिया शब्द का भी उसके अंदर देखा था। इनर्शिया क्या था, मास था, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। यहाँ पे हमने क्या देखा, एक्सटर्नल फोर्स लगाई बॉल के ऊपर, बॉल के अंदर मूवमेंट चालू हो गई, यानी एक्सटर्नल फोर्स के कारण इसके अंदर क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी। और आप सब ने देखा होगा, आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं जिनके अंदर मैंने आपको कराया था एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसके अंदर हमने बात की थी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये हमने बात की थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर। और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है वो हमारी क्या होती है, एक्सीलरेशन। आप गाड़ी चलाते हैं, आप जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते हैं आप क्या करते हैं, गाड़ी को एक्सीलरेट करते हैं। हम ऐसे ही बोलते हैं ना कि भाई एक्सीलरेशन दबाओ, तो मतलब एक्सीलरेट करते हैं। अब ये सब तो हो गया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर की बात। अब बात करेंगे कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर क्या है। देखो बच्चों, होता क्या, जो एक्सेलरेशन बड़ा है इसके अंदर और जो फोर्स हमने लगाई है उनके बीच का जो रिलेशन निकलेगा वो हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन से निकलेगा। यानी जो एक्सेलरेशन यहाँ पर हमें बात कर रहे हैं और जो एक्सटर्नल फोर्स हमने यहाँ पर यूज़ की है उनके बीच का हम एक रिलेशन निकाल लेंगे, वही हमारा होगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पर क्या लिखा है, हाउ एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन फोर्स अप्लाइड टू इट। इसके बारे में सारी चर्चा होगी सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर। कुछ छोटे छोटे एप्लीकेशन एग्जांपल एक बार इनको देख लीजिए, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ये क्या है, हमारी है टेबल टेनिस की बॉल, जिसे आप टीटी बोलते हो, ये टेबल टेनिस की बॉल है। और एक है हमारी क्रिकेट की बॉल। आप दोनों का साइज़ जानते हो, ये हल्की होती है, ये काफ़ी भारी है, लेदर बॉल होती है, ये प्लास्टिक की बॉल होती है। अब एक बात बताओ, अगर आपको इस बॉल से अगर कोई हिट करता है, फेंक के मारता है आपके ऊपर, जैसे आप टीटी खेल रहे हैं, आपके पास ये बॉल लग गई है आपको, तो क्या आपको दर्द होगा? जी नहीं, बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। लेकिन अगर आप स्टेडियम में गए या आप खुद क्रिकेट खेल रहे हैं और अगर आपको ये बॉल लगती है तो क्या आपको इंजरी आएगी? जी हाँ, आपको इंजरी आएगी। यहाँ पर क्या इम्पैक्ट, देखो वेलोसिटी इसकी भी अच्छी थी, वेलोसिटी इसकी भी ज़्यादा थी, इसकी भी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर मास इसका कम है और इसका मास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर ये देखिए, ये क्या है, रिवॉल्वर या पिस्टल बोल सकते हो। पिस्टल, आपने एक बुलेट फायर की,
इस बुलेट से कोई भी आदमी मर सकता है, यानी इट कैन किल एनीवन। इसका साइज़ देखिए, इतना सा साइज़ होता है, जितना मैं बना रहा हूँ उतना ही साइज़ होता है बच्चों, इतना सा साइज़ है। इसका मास भी बहुत कम होगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी वेरी वेरी हाई। बस है, अगर ये खड़ी है पार्किंग के अंदर, इसकी वेलोसिटी 0 है, आप इसके आगे से क्रॉस करके चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर चल रही है, आगे से क्रॉस करेंगे तो आप मर सकते हैं, यू कैन डाई। तो इन सब से आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि कहीं ना कहीं मास और वेलोसिटी के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर भी मास और वेलोसिटी के बारे में, हर जगह मास और वेलोसिटी के बारे में बात हो रही है। ये दोनों जिसके अंदर ज़्यादा होंगे उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा होगा। अगर मास कम है, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है तो भी इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। अगर वेलोसिटी कम है लेकिन मास ज़्यादा है तो भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। यानी मास एंड वेलोसिटी को हम कंबाइन करते हैं तो एक चीज़ बनती है जिसे न्यूटन ने बोला था मोमेंटम। बस इसकी बात कर रहे हैं हम। यानी मास एंड वेलोसिटी को कंबाइन करने पे, क्योंकि ये दोनों देखो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इन दोनों को कंबाइन करने पर एक चीज़ बनी जिसका नाम है मोमेंटम। और ये क्या लिखा है? ग्रेटर फोर्स फॉर ग्रेटर वेलोसिटी। यानी अगर आपको ज़्यादा वेलोसिटी चाहिए, ज़्यादा वेलोसिटी यानी हाई एक्सीलरेशन, एकदम एक्सीलरेशन चाहिए, तो आपको क्या है, फोर्स है वो ज़्यादा लगानी होगी। और न्यूटन ने एक फार्मूला डिड्यूस किया, क्या है? P बराबर m इंटू वी। P मोमेंटम को डिनोट करता है, m मास, v हमारी वेलोसिटी। तो आप समझ गए अभी तक हमने क्या डिड्यूस किया है? यहाँ पर हमने निकाल लिया है हमारा मोमेंटम। हमने हमारा मोमेंटम का एक फार्मूला निकाल दिया है, P बराबर mv। आइए तो अब मोमेंटम के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। मोमेंटम यानी हमारा P के बारे में कुछ बात करेंगे। इसकी SI यूनिट, क्या ये वेक्टर है, स्केलर है, वो सब देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं P बराबर mv होता है। P हमारा मोमेंटम, m हमारा मास, v वेलोसिटी। यानी मोमेंटम इज़ इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। SI यूनिट कैसे निकालेंगे? मास की आपको पता होनी चाहिए, मास की यूनिट क्या होगी? kg, और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंटम की आ जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये इसकी यूनिट आ गई, SI यूनिट किसकी? मोमेंटम की। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं। अब आप सब जानते हैं ये किसका मल्टीप्लाई है? मास और वेलोसिटी का। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। तो हमारा P यानी मोमेंटम भी क्या होगा? एक वेक्टर होगा। और अगर वेक्टर है तो ये दो चीज़ पे डिपेंड करेगा, यानी इसकी एक तो डायरेक्शन होगी, एक इसका होगा मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू। तो ये आपने देख लिया इसकी SI यूनिट, और मोमेंटम हमारा क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब आप सबको पता है जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते थे कोई भी ऑब्जेक्ट पे, यानी कोई एक ऑब्जेक्ट था, इस पे हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो इसके अंदर क्या, इसकी वेलोसिटी में चेंज आता है। अगर इसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो इसका मोमेंटम में चेंज आएगा या नहीं आएगा? यानी अगर इसकी वेलोसिटी स्टार्टिंग में u है और बाद में v हो गई, तो क्या इसके अंदर मोमेंटम में चेंज हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी होता है, तो इस कारण यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम भी होगा। तो यहाँ पर क्या बात होगी? चेंज इन मोमेंटम की बात कर ली हमने। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये हमारी
एक गाड़ी है, एक कार है, इसके अंदर क्या है, इसकी होगी बैटरी डेड, बैटरी डेड, यानी आप अब सेल्फ मारोगे तो क्या है, ये स्टार्ट नहीं होगी। अब ये स्टार्ट नहीं हो रही है तो आप सब जानते हैं हम क्या करते हैं, इसके पीछे चाहिए हमें कोई पर्सन जो धक्का लगा सके गाड़ी को। तो हमने 2 पर्सन बुलाए धक्का लगाने के लिए। क्या ऐसा है कि ये थोड़ा सा पुश करेंगे और गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी? यानी अगर ये हमारी गाड़ी है, अगर इसको ये हल्का सा ऐसे पुश करेंगे तो गाड़ी स्टार्ट होगी? नहीं होगी। इनको क्या है, आपने भी देखा होगा कि हम बोलते हैं कि भाई कुछ दूर धक्का लगाओ, कुछ दूर पुश करो, तो वो क्या है, कुछ दूर तक गाड़ी को पुश करते हैं, यानी उसका थोड़ा एक्सेलरेशन बढ़े, उसकी स्पीड गेन करे, और फिर हम जब उसका क्लच छोड़ते हैं गियर लगाकर तो वो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। यानी आपने क्या देखा, हमने एक्सटर्नल फोर्स तो अप्लाई की, यहाँ पे क्या है, फोर्स तो हम अप्लाई कर रहे हैं, हम फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन साथ में क्या है, टाइम भी है, यानी रेट ऑफ टाइम, यानी कितने टाइम तक हमने फोर्स अप्लाई की, इसके ऊपर भी उसका मोमेंटम डिपेंड कर रहा है। ये आप याद रखिए। तो चेंज ऑफ मोमेंटम में क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, एक तो होगा किसका मैग्नीट्यूड, फोर्स, जो फोर्स हम लगा रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड होगा, और एक क्या चीज़ होगी, दूसरी जो चीज़ होगी वो होगी हाउ मच टाइम फोर्स इज़ अप्लाइड, यानी यहाँ से यहाँ तक एक पर्सन है जो पीछे से धक्का दे रहा है, वो यहाँ तक इसके पीछे आया, इसको फोर्स लगा रहा है रेगुलरली, तो इतने टाइम तक इसने फोर्स लगाई। तो ये 2 पॉइंट हो गए हमारे पास, यानी मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो फोर्स पर, मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं, और साथ में कितने समय तक वो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, इसके ऊपर हमारा मोमेंटम डिपेंड कर रहा है, चेंज ऑफ मोमेंटम। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन states that the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force. Second law of motion ये स्टेट करता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, यानी ये हमारा जो चेंज ऑफ मोमेंटम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, ये किसके प्रोपोर्शनल है, अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स के। और यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर हमने क्या लिखा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी टाइम के साथ मोमेंटम का चेंज हो रहा है। ये तो बात हो गई हमारी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। इसका एक आपको एग्जांपल और बता देता हूँ, ये जो टाइम वाला एग्जांपल है, आप क्रिकेट खेलते हैं तो जो बॉल आती है तो फील्डर होता है, वो बॉल को जब कैच करता है तो वो क्या करता है, उसको डायरेक्ट यहाँ पर ही नहीं पकड़ता, वो बॉल जैसे ही आएगी वो बॉल को ऐसे अपने हाथ को ऐसे पीछे लेके जाएगा, यानी वो अपना टाइम बढ़ा रहा है, जो टाइम है बॉल का उसको बढ़ा रहा है, उसका एक्सेलरेशन क्या है, उससे कम हो रहा है, यानी जो फोर्स है वो उसको डिक्रीज़ कर देगा और उसके हाथ पे क्या चोट नहीं लगेगी। इसी प्रकार एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, आपने देखा होगा हाई जंप वगैरह की होती है तो वहाँ पे क्या है, दूसरी साइड में गद्दा लगा होता है। जैसे ही एथलीट आते हैं जंप करते हैं तो यहाँ पर आए, ऐसे इन्होंने जंप किया तो इधर क्या है, गद्दा, जैसे ही वो गद्दे पे गिरेंगे तो उनको चोट इसलिए नहीं लगती क्योंकि जब गद्दे पे गिरते हैं तो उनका जो टाइम है वो इंक्रीज़ हो जाता है और उनकी वेलोसिटी है, जो उनकी फोर्स है वो एकदम कम ना होकर धीरे धीरे कम होती है, जिससे उनको चोट नहीं लगती है। अब हम हमारा नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन। हम डिड्यूस करेंगे एक फॉर्मूला जो है F बराबर ma, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन को हम निकालेंगे। आपको एक बार ही सब्सक्राइब करना है तो प्लीज़ रेड बटन को दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आप सबको आपके स्टडीज़ के लिए वेल विशेस। थैंक यू।